दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल 5 एजेंडे फॉर ऑल पे एक बार फिर से स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि भूगोल की कक्षाएं निरंतर आपको मिल रही हैं और अभी तक जितनी भी कक्षाएं हुई उसको मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा और भूगोल को रुचिकर बनाने के लिए अपना अध्ययन निरंतर आप कर रहे होंगे। जैसा कि पिछला वीडियो हमने आपको दिया था भूगोल में एक्लिप्स के बारे में, जो कि लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स के बारे में। उसी में लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स में क्वेरी थी कि सोलर एक्लिप्स क्या प्रत्येक अमावस्या को आता है होगा? तो जी नहीं, जैसे लूनर एक्लिप्स का फॉर्मेशन है, यानी कि जैसे लूनर एक्लिप्स की क्रिया है वैसे सोलर एक्लिप्स की है कि वो प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होगा और ये प्रत्येक अमावस्या को नहीं होगा। यानी कि साल में सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण 2 से 3 सूर्य ग्रहण की घटना देखने को मिलती है और जो चंद्र ग्रहण है वो आपको मैंने बताया था कि प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं लेकिन 4 से 5 पूर्णिमा को देखने को मिलती है। तो आज हम अपने पृथ्वी के वातावरण के बारे में यानी एटमॉस्फेयर के बारे में हम अपनी कक्षाएं पे चर्चा करेंगे। एटमॉस्फेयर पे यानी कि अपने गोले के अंदर, अब हम अपने गोले में आ गए हैं तो उसका अध्ययन हम बृहद रूप से करेंगे। एक एक पॉइंट नहीं छूटेगा आपका। कृपया जुड़े रहिए, बने रहिए और अपना सुझाव, अपने व्यू कमेंट में जरूर दीजिए। जो भी बुरा हो, अच्छा हो, कुछ भी है आप दीजिए, मुझे सब एक्सेप्टेबल है और मैं उस पर विचार करूंगा। तो आज की कक्षा में एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल की जो संरचना है उसमें आज हम 2 घटकों का अध्ययन करेंगे, जिसके संगठन और उसकी संरचना यानी कि स्तर जो आप पढ़ते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और उसके संगठन यानी कि किन किन गैसों से मिलकर हमारा वायुमंडल बना है तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले उसकी परिभाषा को देखते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर गैसों का एक जटिल आवरण यानी कि एक विशाल आवरण जो कि रंगहीन, जैसा कि लिखा है मैंने, रंगहीन यानी कि कोई रंग नहीं, गंधहीन यानी कि कोई उसमें गंध नहीं यानी कोई महक नहीं, स्वादहीन यानी कि कोई स्वाद नहीं और पारदर्शी यानी पारगम, जो भी रेजेस आती हैं, जो किरणें यानी कि जो भी जैसे सूर्य का प्रकाश जो किरणें हमारी पृथ्वी तक भेजता है, कुछ किरणें अवशोषित कर ली जाती हैं सतह के द्वारा और कुछ किरणों को सतह फिर वापस अंतरिक्ष में भेज देता है। उन किरणों के पारगम यानी कि जो जटिल किरणें हैं उनके लिए आंशिक पारगम और जो छोटी किरणें हैं यानी कि जो आसानी से पारगम हो जाए, नहीं उस पार चली जाए, उनके लिए पूर्ण पारगम इसको कहा गया है। तो वो आवरण जो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शी है, पारदर्शी यानी कि इन किरणों के वापस जाने में कोई अवरोध न उत्पन्न करे, ये वापस चली जाए। और इन्हीं किरणों के से ही ग्रीन हाउस प्रभाव जिसकी हम चर्चा करते हैं वो हम एनवायरमेंट इकोलॉजी में करेंगे, लेकिन इसमें भी आपको मोटे मोटे तौर में बताते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव से हमें कोई खतरा नहीं है। हाँ, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण हुए ग्लोबल वार्मिंग से हमें खतरा है, क्योंकि अगर ग्रीन हाउस प्रभाव न होता यानी कि अगर गैसों को ये आवरण यानी कि ओजोन या वायुमंडल एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेज हैं, जलवाष्प, धूलकण, अगर इन रिफ्लेक्शन ऑफ रेजेस को यानी कि जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, जो वापस अंतरिक्ष की ओर जा रही हैं, उन्हें अगर संभाल के कुछ देर कंट्रोल न करें तो ये फिर पृथ्वी भी चंद्रमा वाला हाल हो जाएगा कि दिन में तापमान बढ़ा और रात में इतना कम कि हमें महसूस बर्दाश्त ना हो। तो सामान्य तापमान बनाए रखने के कारण यानी कि हमारे पृथ्वी का सामान्य तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम और अधिकतम 23 से 24 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। तो इन सामान्य तापमान को बनाए रखने के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव अत्यंत ही आवश्यक है। इसमें CO2 की जो चर्चा करेंगे, हम बताएंगे कि CO2 से किस प्रकार ग्रीन हाउस प्रभावित होता है और CO2 के और क्या क्या फायदे हैं। CO2 के फायदे भी बहुत हैं, ओजोन के भी। ओजोन यहाँ परत आपको जरूर दिख रही है, ओजोन के फायदे आपको धरातल पे इसके नुकसान देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ फायदे हैं क्योंकि यहाँ आपकी यूवी रेज को रिफ्लेक्ट कर रही है, रोक रही है, अवशोषित कर रही है। आपके त्वचा के रोग जो होते हैं उन रेजों में जो
बैक्टीरियाज विषाणु होते हैं उनसे ये आपको बचाती है। तो क्या क्या इनके बारे में है जो चर्चाएं हैं वो हम करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। जैसा कि हमने बताया आपको कि ये जो मंडल है यानी कि ये जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस का एक आवरण है, उस आवरण को जी के बल के कारण वो उसको पकड़े रहता है, यानी कि ध्रुवों पे जी का मान ज्यादा है। जैसा कि ये पृथ्वी है, इक्वेटर पे जी का मान कम है, ध्रुवों पे ज्यादा है। तो ये यहाँ पे ये आपका वायुमंडल का ये जो क्षेत्र है ये है, यानी एटमॉस्फेयर में इसमें कई परतें हैं आपकी। तो ध्रुवों पे जी का मान ज्यादा होने के कारण इन सारी गैसेसों को संगठित करके अपनी ओर आकर्षित किए रहता है। यानी कि जी का मान अगर न रहे, नगण्य रहे, तो फिर ये गैसें संगठित नहीं होंगी, यानी कि एकजुट नहीं होंगी, एक आवरण नहीं बना पाएंगी। ये फिर अपने अपने स्वतंत्र माध्यम से अपने अपने गतियां करती रहेंगी। तो जी का मान अति आवश्यक है इनको बांधे रखने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप परिभाषा समझ गए होंगे। बहुत ही सरल परिभाषा है, इसको आप बस ये समझिए कि हमें, जैसे हम बारिश होती है तो हम प्लास्टिक का तिरपाल अपने घरों पे या फिर जहाँ से पानी आने की आशंका होती है वहाँ रख देते हैं, लेकिन उसके रखने से पानी तो रुक जाता, लेकिन सूर्य की उष्मा है वो तो हमें मिलती है, थोड़ा बहुत वेंटिलेशन भी मिलता है। जैसे मच्छरदानी को ले लीजिए आप, उसको समझ लीजिए कि ये पृथ्वी को एक मच्छरदानी नुमा संरचना, यानी कि एक इसको ढका हुआ है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। इसी को हम एटमॉस्फेयर, वायुमंडल कहते हैं। उसमें कौन कौन सी गैसेज आती हैं तो उसके बारे में भी हम देख लें कि कौन कौन सी उसमें गैसेज आती हैं, क्या क्या इनके इम्पोर्टेंस हैं और इनके क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी गैस की इसमें मात्रा है तो नाइट्रोजन, इसका सूत्र N2, यानी कि 2 N अणु मिलके ये बॉन्ड बनाते हैं, तब ये नाइट्रोजन का संगठन बनता है। तो नाइट्रोजन, इसकी मात्रा जो है आप देख रहे हैं 78.8%, यानी कि सर्वाधिक मात्रा हमारे वायुमंडल में अगर किसी गैस की है तो नाइट्रोजन की है। जैसा कि आपको मैंने पिछली कक्षाओं में जो सौर मंडल के बारे में बताया था, जैसे बिग बैंग संरचना, बिग बैंग थ्योरी हुई, या फिर निहारिका परिकल्पना, नेबुला परिकल्पना, उसमें मैंने संगठन बताया था आपको कि हीलियम और हाइड्रोजन का संगठन ज्यादा होता है। तो मैंने एक प्रश्न भी रखा था और वो प्रश्न आज भी प्रश्न बना हुआ है कि अगर हीलियम और हाइड्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में इतने कम मात्रा में है तो फिर हम कैसे मान लें कि पृथ्वी भी निहारिका परिकल्पना या नेबुला विस्फोट से, नेबुला परिकल्पना से जो बताया जाता है कि एक तारा है, फटा और अलग अलग पिंडों में विभाजित हो गया, बनी है। तो ये प्रश्न नहीं है, ये इसको आगे विचार चल रहा है, भूगोलवेत्ता इस पे अपना अपना मत, अपना अपना जवाब ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए इसका परिणाम कब आता है तो हम भी आपको सूचित करेंगे। तो सबसे ज्यादा गैस जो है वो नाइट्रोजन की मात्रा। अब देखिए नाइट्रोजन एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ होने के साथ साथ नाइट्रोजन स्वतंत्र रूप में हमारे किसी काम का नहीं। हमारे पृथ्वी में, पृथ्वी के आवरण में, यानी कि हम मनुष्यों को, हम जीवों को, हम जंतुओं को, हम पौधों को नाइट्रोजन स्वतंत्र मात्रा में किसी काम का नहीं। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा अगर कार्य कोई होता है तो ये ऑक्सीजन की क्रियाविधि को कम करता है। जैसे ये इसका जो इंपॉर्टेंस है अगर नाइट्रोजन का, तो ये पहला इंपॉर्टेंस है कि ये ऑक्सीजन की क्रियाविधि को कम करता है। यानी कि अगर स्वतंत्र रूप में ऑक्सीजन को भी छोड़ दिया जाए तो इसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि ये अपने आप को प्रज्वलित कर दे, यानी कि आग लगने की संभावना सबसे अत्यधिक अगर स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन को भी छोड़ दी जाए तो इसमें भी सबसे ज्यादा होती है। तो इसी को कंट्रोल करना कह लीजिए, यानी कि इसी की क्रियाविधि को कम करना, नगण्य नहीं करना, कम करना नाइट्रोजन का कार्य है। दूसरा कार्य, नाइट्रोजन को हमें क्या फायदा है, नाइट्रोजन हमें मिलता कैसे है। तो नाइट्रोजन को हमारे पृथ्वी पे उपस्थित, यानी कि अगर पृथ्वी का निर्माण हुआ
जीवों का निर्माण हुआ तो उसमें सबसे पहले निर्माण कवकों का हुआ, जिसमें साइनोबैक्टीरिया यानी कि ग्रीन ब्लू एल्गी यानी नीली हरित शैवाल का सबसे पहले अगर कोई जीव, कोई जंतु, कोई जीवाणु हमारे पृथ्वी पे आया तो नील हरित शैवाल। अब कैसे आया, इसको मैं प्रूफ करके बता रहा हूं कैसे आया। स्वतंत्र रूप से न नाइट्रोजन हमारे किसी काम का है, ना ऑक्सीजन हमारे किसी काम का है, तो यही ग्रीन ब्लू एल्गी इस नाइट्रोजन को तोड़ देता है नाइट्रेट में। यानी कि ग्रीन ब्लू एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर्स, ये सब जो कवकें हैं, ये जो हमारे पृथ्वी पे उत्पत्ति में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है जीवों की उत्पत्ति में तो इन्हीं कवकों का है। इनको कहा जाता है नाइट्रोजनी स्थिरीकरण, यानी कि ये नाइट्रोजन को स्थिर कर देता है। जैसे समझिए कि कोई चीज आवरण में उड़ रही है, उसको पकड़ के और बैठा लिया कि नहीं अब तुम मेरे पास ही बैठो, अब जो करूंगा मैं तुम्हारे साथ करूंगा, तुम्हारे ही साथ करूंगा और तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। तो साइनोबैक्टीरिया का कार्य यह था कि नाइट्रोजन को, स्वतंत्र मात्रा में जो नाइट्रोजन घूम रहा है हमारे, जो किसी काम का नहीं है, उसको नाइट्रेट में बदल देना। और नाइट्रेट को ग्रहण पादप करता है, यानी कि पौधे करते हैं, पेड़ पौधे, आपकी वनस्पतियां, ये इसका उपभोग करते हैं और यही पादप इसी नाइट्रेट से प्रोटीन का निर्माण करते हैं और वही प्रोटीन हम जंतुओं के लिए कारगर सिद्ध होता है, यानी हमारे जंतुओं के विकास में सबसे बड़ा योगदान देता है। तो इसको नाइट्रोजन चक्र को मैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में आपको पूरा बताऊंगा कि नाइट्रोजन चक्र कैसे चलता है। तो अभी फिलहाल बस इतना समझिए कि इस नाइट्रोजन का स्वतंत्र रूप से हमारे वायुमंडल में कोई यूज नहीं है, कोई कार्य नहीं है। जैसे आप राइजोबियम को ले लीजिए, एजेटोबैक्टर्स को ले लीजिए, तो इनको दाल के पौधे के नीचे, यानी कि दाल के पौधे पे ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं और फिर वो क्रिया, ये क्रिया जो वायुमंडल से जो नाइट्रोजन को लेके साइनोबैक्टीरिया कर रहा है, वही राइजोबियम, एजेटोबैक्टर्स भी करते हैं। उसी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, जो दालों का भोजन बनता है और दाल से यानी कि पादप से हमें प्रोटीन मिलता है, जिससे हमारा भरण पोषण, हमारा विकास होता है। तो नाइट्रोजन के आप 2-3 कार्य मुख्यतः आप देख लीजिए कि 3 कार्य नाइट्रोजन के जो हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन की क्रियाविधि को कम करता है, स्वतंत्र रूप से इसका कोई कार्य नहीं है, इसको ग्रीन ब्लू एल्गी द्वारा इसको नाइट्रेट में बदल के फिर प्रोटीन में, जंतुओं में ये विकास का कार्य करता है। और आगे हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जीवनदायी गैस जरूर कहा जाता है। ऑक्सीजन को जीवन, यानी कि अगर ऑक्सीजन है तो जीवन संभव है, ऐसा कहा जाता। लेकिन ऑक्सीजन जीवनदायी जरूर है, लेकिन इसका कारण, इसकी उत्पत्ति, अगर ऑक्सीजन की उत्पत्ति यानी कि हमारी पृथ्वी जब बनी तो हमारी पृथ्वी पे स्वतंत्र रूप से, जैसे मैंने आपको बताया कि ना नाइट्रोजन का यूज है ना ऑक्सीजन का यूज है, तो यही ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया श्वसन क्रिया से ऑक्सीजन, इन्हीं नाइट्रेट की वजह से वो श्वसन करते हैं, श्वसन क्रिया से ऑक्सीजन प्रोड्यूस किए, उसी ऑक्सीजन के प्रोडक्शन से, यानी कि उन्हीं के प्रोडक्शन से हमारे आवरण में, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति हो पाई, जिसको हम मनुष्य श्वास के द्वारा उसका प्रयोग करते हैं। यानी श्वास लेने के लिए उन्होंने ही ऑक्सीजन का निर्माण किया, क्योंकि हमारे पृथ्वी पे ऑक्सीजन पहले नहीं आया था। तो ये कारण नहीं हो सकता, ऑक्सीजन जीवन का कारण नहीं हो सकता, जीवन का प्रभाव जरूर हो सकता है, परिणाम जरूर हो सकता है। तो ऑक्सीजन के बारे में हमने ये समझा कि ऑक्सीजन क्या है। O2 स्वतंत्र रूप में ज्वलनशील है, इसको या तो हाइड्रोजन के साथ H2O यानी कि पानी का सूत्र, यानी कि अगर हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है तो पानी बन जाता है, अगर यही ऑक्सीजन के साथ यानी कि साइनोबैक्टीरिया द्वारा क्रियाविधि से
इसको नाइट्रोजन के साथ श्वसन करने की, जो साइनोबैक्टीरिया जो श्वसन क्रिया करते हैं उसमें ऑक्सीजन को जो प्रोड्यूस करते हैं एटमॉस्फेयर से, उसी से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई और उसी के कारण हमारे पृथ्वी पे जीवन संभव हो सका। अब आगे देख लेते हैं ऑर्गन। ऑर्गन नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, जेनॉन और हाइड्रोजन ये अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय गैसें का मतलब क्या है? यानी कि इनके अंदर इतनी इनकी मात्रा कम है कि क्रियाविधि भी नगण्य है। यानी कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तरह ये क्रियाविधि नहीं करती, इसलिए ये अक्रिय गैसें हैं। ये भी ऑक्सीजन को कंट्रोल करने का, यानी कि ऑक्सीजन के क्रियाविधि को कंट्रोल करने का, थोड़ा कम करने का कार्य इन गैसों का भी होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर अक्रिय गैसों में कोई वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में हमारे पाया जाता है तो वो ऑर्गन है, जिसकी मात्रा आपको दी हुई है 0.93%। अब आ जाते हैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट गैस पे। अब जैसे मैंने बताया अभी आपको कि हाइड्रोजन, हीलियम ब्रह्मांड में तो उलचुल प्रचुर मात्रा में है, लेकिन हमारे पृथ्वी पे आप देख लीजिए तो इनका भी कार्य है। इतने यूजेस में भी इनके बहुत सारे यूजेस हैं, इतनी ही मात्रा में, तो इनके भी कार्य हैं, लेकिन उस मात्रा में नहीं जिस मात्रा में हम लोगों ने निहारिका नेबुला परिकल्पना में पढ़ा। तो अब हम एक इम्पॉर्टेंट गैस के ऊपर बात करते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमें जीवन भी देता है और ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी भी है। कैसे है? तो CO2 के पहले देख लीजिए संगठन, इसमें कितनी मात्रा है। तो CO2 के जो शुरुआत में, यानी कि जो शुरुआत एनसीईआरटी जो 90 के दशक के एनसीईआरटी में CO2 की मात्रा बताई गई 0.028%। उसके बाद जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, यानी LPG आया 91 में, तो औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण से इसकी मात्रा बढ़ के हो गई 0.036%। और अब औद्योगिकरण और ज़्यादा बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियाँ और ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो अब फिलहाल में जब हम 2020 में चल रहे हैं तो उसमें इसकी मात्रा है 0.038 to 0.040% पे इसकी मात्रा है। इसके बहुत बड़े कार्य हैं। इसके कार्य ये हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण में बहुत बड़ा योगदान, बिना CO2 के प्रकाश संश्लेषण पौधे नहीं करते, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, हमें भोजन की प्राप्ति नहीं होगी। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये सबसे बड़ी कारगर गैसें हैं और ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी ये उत्तरदायी है। लेकिन केवल ये उत्तरदायी है ये भी कहना ठीक नहीं, क्योंकि इसमें CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC, इसमें और भी ज़्यादा गैसें जैसे जलवाष्प, धूलकण, ये सब भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये एनवायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव को और उसको थोड़ी देर तक और अपने आवरण में रखे रहने को ही ग्लोबल वार्मिंग कह दिया गया। यानी ग्रीन हाउस प्रभाव जरूरी है हमारे पृथ्वी के लिए। जैसे कि मैंने बताया, पृथ्वी के तापमान को सामान्य रखने के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत जरूरी है, लेकिन वो प्रभाव थोड़ी ज़्यादा देर के लिए, यानी कि कुछ जैसे जो किरणें 8 बजे चली जानी चाहिए उसको वो रोक के रखता है, 12 बजे भेजता है। तो इससे क्या होता है, गर्मी बढ़ती है और ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्लेशियर पिघलते हैं, उससे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम एनवायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ेंगे। तो ये था CO2 का आपने समझा कि इसको हमारे जीवन के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है और हमारे वायुमंडल के जो संरचना है उसमें भी इसका योगदान है। अब ये जो गैसें हैं ये अक्रिय गैसें हैं, इनके डाटा आप देख लीजिएगा, बुक में भी ऐसे डाटा दिए गए हैं। इनके बहुत ज़्यादा कार्य नहीं है, इन्हीं से अपना क्रियाविधि करा के ये अपना कार्य करती हैं। इम्पॉर्टेंट एक और है जलवाष्प। तो हम जलवाष्प पे, और उसके पहले क्षमा चाहता हूँ, कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण वीडियो में व्यवधान आए, तो उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से, और मुझे उम्मीद है कि आप हमें क्षमा कर देंगे। तो हम बात कर रहे थे जलवाष्प पे। तो जलवाष्प का वैसे तो इन 100% में जलवाष्प को नहीं जोड़ा जाता, लेकिन अगर मात्रा में देखा जाए वायुमंडल में तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद अगर इसकी मात्रा हो तो जलवाष्प की होती है। ये 0 से लेके 4% तक अलग अलग रूपों में होता है। यानी कि
कभी ये कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, यानी कि अधिकतम ये 4% तक जा सकता है। इसका काम क्या है? तो इसका काम इसको और जटिल बनाने का कार्य जो करता है इसके साथ मिलके धूल कण, यानी कि जल वाष्प जब हमारे वातावरण यानी कि हवाएं जब संवहनी हो गए, जब गर्म होगी, गर्म होके आर्द्रता लेके ऊपर उठेंगी, ऊपर उनको ठंडी हवा मिलेगी, उन आर्द्रता में फिर उनमें संघनन होगा, तो संघनन में जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है और वर्षा होती है। लेकिन यही जलवाष्प अगर विरल हो, यानी कि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने के बाद उसमें सघनता ना हो, विरलता हो, उसको ठंडा आवरण ना मिले कि वो संघनित हो पाए, जिससे कंडेंसेशन होगी, जिससे बारिश हो पाए, तो ये एक संरचना यानी कि एक बादल नुमा संरचना ऊपर बना लेती है, जिसमें धूल कण जाके मिल जाते हैं और ये धूल कण इनके साथ क्रिया करके एक जटिल संरचना बना देते हैं जो कि ऊपर तैरते रहते हैं, यानी कि जो नदी नुमा संरचना या बादल नुमा संरचना वो तैरते रहते हैं। उसी में ये गैसेज यानी कि CO2 इसमें थोड़ी देर तक, यानी कि जो भी मात्रा इसकी पृथ्वी पे होनी चाहिए और जो सूर्य की किरणें यानी कि जो रेजेज रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही हैं, उनको रोकने, उनको अवरोध करने का काम भी जलवाष्प करता है। तो जलवाष्प अगर देखा जाए तो ग्रीन जो आपका ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव जिसको कहते हैं, उसमें अगर योगदान देखा जाए तो जलवाष्प का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। धूल कण का भी वैसे ही योगदान होता है। तो हमारे वातावरण में यानी हमारे वायुमंडल में इन गैसों का मिश्रण है, ये गैसों का एक संगठन है जो कि जी के बल के कारण बंधा हुआ है, यानी कि ये बिखरा नहीं है जी के बल के कारण। और इसमें दो और घटक पाए जाते हैं जिसमें जलवाष्प और धूल कण, और भी कई सारे घटक हैं लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में है, जिसको हमें जानना कोई उतना आवश्यक नहीं है हमारे परीक्षाओं के लिए। परीक्षाओं में सवाल इन्हीं सबसे पूछे जाते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है या फिर सबसे अत्यधिक गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन। सबसे अत्यधिक अक्रिय गैस कौन सी है वायुमंडल में, तो वो है आपकी आर्गन। तो इन्हीं सबसे सवाल आते हैं। और आगे जो हम इसमें इसकी संरचना पढ़ेंगे यानी कि स्तरीकरण, इसका स्तर कैसे है, अगर सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं तो उन्हीं से पूछे जाते हैं और उनमें कन्फ्यूजन भी ज़्यादा है। कोशिश करेंगे आज हम आपको उस कन्फ्यूजन को दूर करने का। तो आइए हम देखते हैं अगले पड़ाव में संरचना, और संगठन के बाद हम आते हैं संरचना तक। तो संरचना यानी कि स्तरीकरण, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर का कौन कौन सा स्तर है, किसमें क्या क्या गतिविधियां होती हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए और अकादमिक परीक्षार्थियों के लिए भी। तो इसको आप समझिएगा थोड़ा सा, ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको मैं बताने का प्रयास करूंगा, आप इसको समझिएगा। तो इसमें जब स्तर की बात करते हैं तो स्तर में मुख्यतः 5 स्तर आते हैं इसके, जो कि आप देख रहे हैं। अब धरातल से नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ यानी कि अपने धरातल से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें स्तर आते हैं, जिसमें पहला क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फियर कहा गया, दूसरा समताप मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फियर कहा गया। अंग्रेजी में भी ये नाम पूछ लेते हैं हिंदी में लिख के, जैसे एक बार यूपीपीएससी के एक पेपर में पूछ लिया था कि इनमें से कौन सा इन वायुमंडल के स्तरों में नहीं आता, जिसमें इसको हिंदी में लिख दिया था स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे कि स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल को ही कहते हैं या मध्यमंडल या क्षोभ मंडल कहते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं। तो ये दोनों नाम आपको भलीभांति समझने पड़ेंगे और भलीभांति इसको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा। तो दूसरी जो परत है वो समताप मंडल की होती है यानी स्ट्रेटोस्फियर, उसी में ओजोन लेयर, इसका जिक्र हम आगे करेंगे। ओजोन लेयर आती है, ओजोनोस्फियर जिसको कहते हैं। उसके बाद मध्यमंडल यानी कि मेसोस्फियर, उसके बाद आयन मंडल यानी कि आयनोस्फियर, और ऊपर बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फियर, यानी कि ऊपर अब इसकी कोई मंडल की संरचना नहीं, ऊपर निर्वात, ऊपर हवाएं जो है यानी कि वायु बहुत विरल है
और यहाँ निर्वात यानी कि न वायु न कुछ, यहाँ अंतरिक्ष जिसको कहते हैं वो ये वाला जो पोर्शन है यानी बहिर्मंडल के ऊपर, इसको माना जाता है, सब एजम किया गया है कि 1000 किलोमीटर तक यानी कि 640 जो इस मंडल की जो दूरी है धरातल से, उससे ऊपर 1000 किलोमीटर तक इसका आवरण माना गया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा गतिविधियां नहीं होती। हाँ, इसमें एक गतिविधि जरूर होती है, जो आज हम सैटेलाइट यानी कि जो संचार की तरफ बढ़ रहे हैं, जो संचार की तरफ सैटेलाइट के माध्यम से, जो कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से जो बढ़ रहे हैं, वो इसी मंडल में, क्योंकि ये शांत मंडल है, यहाँ कोई गतिविधियां नहीं होती, तो इसमें संचार उपग्रह अपना कार्य भली भांति सुगम तरीके से कर लेते हैं। तो इसमें स्थापित किए जाते हैं GSLV PSLV। जब हम आपको साइंस एंड टेक पढ़ाएंगे तो उसमें आपको GSLV PSLV के बारे में बताएंगे कि आखिर वो उपग्रह कैसे छोड़े जाते हैं, उनका क्या कार्य है। अभी हम भूगोल पे आते हैं, अपने एटमॉस्फेयर, अपने वायुमंडल पे आते हैं। तो ये है इनकी परत, इनकी ऊंचाई देख लीजिए। तो ऊंचाई में हम सबसे पहले क्षोभ मंडल की बात करते हैं। तो क्षोभ मंडल में जो इसकी ऊंचाई है यानी कि धरातल से ये ध्रुवों पे, पोल पे 8 किलोमीटर की इसकी मोटाई है, ऊंचाई है, और लेकिन विषुवत पे ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई है। लेकिन अगर इसकी ऊंचाई देखी जाए, धरातल से इसकी एवरेज ऊंचाई देखी जाए तो ये 13 किलोमीटर, एवरेज ऊंचाई जो है इसकी 13 किलोमीटर है। ये मंडल बहुत ही टर्बुलेंस वाला मंडल है, यानी कि बहुत ही उथल पुथल वाला मंडल है। सारी वायुमंडलीय घटनाएं, सारे जितने भी आपके ये जितने भी वायु जो भी संरचनाएं होती हैं, हवाएं का चलना, मानसून का आना, जलवायु का परिवर्तन, ये सारी घटनाएं, वर्षण, ओलावृष्टि, ये सारी घटनाएं आपको क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में मिलती हैं। क्योंकि इसमें वायुमंडल की जो संरचना है वो भी काफ़ी ज़्यादा हवाओं के कारण, गैसेस के कारण ये भी थोड़ी एक सुगम मानी जाती है इन घटनाओं के लिए। तो इसीलिए घटनाएं इसमें, सारी जो भी घटनाएं वायुमंडल से रिलेटेड होती हैं वो इसी में होती है। अब इसकी मोटाई के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये ध्रुवों पे 8 किलोमीटर और विषुवत पे 18 किलोमीटर क्यों है। तो ध्रुवों पे 8 किलोमीटर इसलिए है कि विषुवत से जब ध्रुवों की तरफ हम बढ़ेंगे, जैसे ये हमारा गोला है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो एक नियम कहता है, ग्रेविटी का नियम कहता है न्यूटन साहब का, कि जो ध्रुवों से हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे जी का मान बढ़ता जाएगा, घटता नहीं, बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ता जाएगा? तो पृथ्वी के रोटेशन के कारण, विषुवत पे यानी कि घूर्णन के कारण, अपने ऑर्बिट, अपने अक्ष पे घूर्णन के कारण विषुवत पे जी का मान कम होगा अकॉर्डिंग टू ध्रुवों पे। तो जैसे जैसे हम ध्रुवों पे जाएंगे जी का मान बढ़ता जाएगा। और एक घटना होती है, इसकी ऊंचाई का एक और कारण है, बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, कि विषुवत पे जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का ताप है, सूर्य की ऊर्जा है, वो 12 महीने लंबवत यानी कि सीधी विषुवत पे पड़ती है, जिससे वायु गर्म होती है, गर्म होके संवहनी वायु हल्की होके ऊपर उठती है, जिसमें आर्द्रता की मात्रा नगण्य के बराबर है, ऊपर उठती है। और वो ऊपर उठने के कारण, उन वायु के ऊपर उठने के कारण जो इस मंडल का आवरण है, यानी कि जो मंडल की सीमा है, वो विषुवत पे 18 किलोमीटर की होती है। यानी कि वायु ऊपर उठेगी, ऊपर जलवायु में हम पढ़ाएंगे, लेकिन समझ लीजिए कि वायु का फॉर्मेशन कैसे होता है। वायु कभी भी हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, यानी कि भारी हवा, यानी कि भारी हवाएं हल्की हवाएं की तरफ, एक स्थान को, खाली स्थान को भरने के लिए उसकी तरफ आकर्षित होती हैं, यानी कि एक मैग्नेट का काम करती है। लो प्रेशर जोन जो भी होता है वो एक मैग्नेट का काम करता है, यानी कि हाई प्रेशर को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कैसे? क्योंकि हाई प्रेशर में आर्द्रता तो होती है, लेकिन आर्द्रता के कारण ये हवाएं और इनका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि तेजी से ये बिना अवरोध के ये आगे बढ़ती हैं, तो ये लो प्रेशर की तरफ आकर्षित होती हैं। तो यहाँ संवहनी धाराएं, यानी कि 12 महीने, जैसे यहाँ का जो ताप वातावरण देखा जाए, वायुमंडल देखा जाए, तो सुबह तो अच्छी होती है, सुबह तो खूब अच्छे से अपना सूर्य भी निकलता है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगता है वैसे वैसे 12 बजे का जो दिन आता है, 12 से 3, उसमें
यहाँ की जो सूर्य के ताप से जितने भी वाष्प हैं और जो भी हवाएं हैं, हवाएं वाष्प को अवशोषित करती हैं और हल्की होने के कारण ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने के कारण ठंडी हवाओं का जब बेल्ट उनको मिलता है तो कंडेंसेंस होती हैं और वर्षण कराती हैं। यानी कि विषुवत रेखा पे, जिसको सदाबहार वन कहते हैं, सदाबहार वन बेल्ट, जो डोल्ड्रम भी क्षेत्र कहा जाता है, 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, यानी कि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। यहाँ जैव विविधता बहुत अत्यधिक पाई जाती है, यहाँ वर्षण अत्यधिक होता है, जिससे यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। और बहुत सी विशेषता है जिसको हम आगे चर्चा करेंगे, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी चर्चा करेंगे, भूगोल में भी जब हम आएंगे सदाबहार वन की तो उसमें भी बताएंगे कि कैसे कैसे होता है। तो अभी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि विषुवत पे इसकी मोटाई क्यों इतनी ज़्यादा है और ध्रुवों पे क्यों इसकी कम है। और एक कॉन्सेप्ट है कि ध्रुवों पे इसका जो तापमान होगा वो -45 डिग्री होगा और इक्वेटर पे इसकी ऊंचाई का तापमान -80 डिग्री होगा। अब ये कैसे होगा? तो जैसे जैसे हम अपने धरातल से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हम धरातल से, ये हमारा भूभाग है, हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, प्रत्येक 165 मीटर में 1 डिग्री तापमान की गिरावट आती है, गिरता है। यानी कि अगर यहाँ 15 होगा तो 165 मीटर जैसे ही ऊपर जाएंगे आप तो वहां आपको 16 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा। आप देखते ही हैं जैसे बर्फ चोटियों पे, यानी कि जो हिमालय की जो चोटियां हैं, K2 है, गार्डविन आइंस्टीन है, एवरेस्ट है, इन चोटियों पे बर्फ की संरचना होती है जिसको ट्रॉपिकल रीजन भी कहते हैं। उसको हम जब आपको अलग अलग पढ़ाएंगे रीजन, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री टेम्परेचर की गिरावट आती है। मोटे तौर पे देखें तो प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे, यानी कि 1000 मीटर की ऊंचाई पे हमें 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। इस वजह से इसमें विषमताएं पाई जाती है। विषमताओं की यानी कि इसकी दूरी तो 8 किलोमीटर है और इसकी दूरी 18 किलोमीटर है, इसीलिए यहाँ -45 डिग्री टेम्परेचर होता है। और विषुवत पे जब हम ट्रोपोस्फियर को क्रॉस करेंगे, यानी ट्रोपोस्फियर की जो ऊपरी सीमा है वहां पहुंचेंगे तो वहां हमें -80 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो ट्रोपोस्फियर में ये सब घटनाएं होती है। और हाँ, ट्रोपोस्फियर टर्बुलेंस होने के कारण, यानी कि यहाँ जलवायु घटनाएं होने के कारण यहाँ वायुयान नहीं उड़ाई जाती। वायुयान आपकी समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फियर में ही वायुयान उड़ाई जाती, क्योंकि ये शांत मंडल है। अभी चर्चा करेंगे उसके। तो ट्रोपोस्फियर की कुछ ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसमें आप इंपॉर्टेंट यही समझिएगा कि ट्रोपोस्फियर बहुत ही टर्बुलेंस वाला मंडल है और यहाँ तापमान ऊपर बढ़ने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड गिरता है। ध्रुवों पे ये 8 किलोमीटर मोटा है, विषुवत पे 18 किलोमीटर मोटा है और एवरेज इसकी मोटाई जो है वो 13 किलोमीटर है। अब आगे चलते हैं समताप मंडल में। तो समताप मंडल में हम देख रहे हैं कि यहाँ तो सर आपने लिखा है कि -80 डिग्री और यहाँ आपने लिख दिया 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसका क्या माजरा है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ट्रोपोस्फियर 2 भागों में विभाजित है, एक ऊपरी समताप मंडल, एक निचला समताप मंडल। यानी कि समताप नाम किस लिए पड़ा, तो जैसे ही हम क्षोभ मंडल को क्रॉस करते हैं, वैज्ञानिकों ने देखा कि जैसे ही ये क्षोभ मंडल को क्रॉस किए तो कुछ दूर तक सेम तापमान रहेगा। यानी कुछ दूर तक ओजोनोस्फीयर के नीचे कुछ दूरी तक तापमान सेम था। तो इस सेम तापमान के कारण वैज्ञानिकों ने थोड़ा सा मेहनत ना करना पड़े, ऊपर ना जाना पड़े, उसके लिए इसको नाम समताप मंडल रख दिया। यानी कि समान ताप का ये मंडल, समताप मंडल इसका नाम रख दिया। यानी कि अब पहले के वैज्ञानिक, जैसा कि हमने बताया था आपको गैलेक्सी की संरचना में कि अलग अलग परिकल्पनाएं दी गई। कोई किसी को रेडीमेड सूर्य मिल गया, किसी को रेडीमेड नेबुला मिल गई और उसी पे अपने अपने थ्योरीज थोपते गए। लेकिन खैर विकास हो रहा है थ्योरीज में और बढ़ोतरी हो रही है। विज्ञान भी अब देखिए कहाँ तक पहुँचता है, लेकिन कहीं पहुँच जाए। विज्ञान इसको जानने का माध्यम जरूर बन सकता है, लेकिन विज्ञान से भूगोल की या फिर विज्ञान से हम कहें तो इस संरचना की उत्पत्ति
हमें करना मुश्किल ही नहीं, अभी तक तो नामुमकिन है, आगे चलिए देखिए क्या होता है। तो हम समताप मंडल की बात करें तो समताप नाम क्यों पड़ा, तो कुछ दूर तक चलने पे यानी कि कुछ वैज्ञानिक एक साथ उड़े और जैसे ही छोप को पार किया तो देखा कि यहाँ भी यार तापमान तो ठीक ही है, तो चलो इसको समताप ही रख देते हैं। फिर नीचे आ गए, ऊपर नहीं गए, क्योंकि ऊपर जाते तो बेचारे फंस जाते। कैसे फंस जाते, तो देखिए जैसे ही ये बढ़ते बढ़ते ओजोनोस्फीयर के पास जाएगा तो कुछ दूरी तक तो समान ताप था, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर चलता गया वैसे वैसे तापमान बढ़ता गया। कैसे बढ़ता गया, तो ओजोन परत होने के कारण जो अल्ट्रावायलेट किरणें, जो परावैंगनी किरणें सूर्य से आती हैं, कहा जाता है कि ये छननी नुमा संरचनाएं छान के हम तक सूर्य की किरणें भेजती है कि बेटा आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो, आप लोग को स्किन की डिजीजें हो जाएंगी, आप लोग के स्किन पे त्वचा कैंसर हो जाएगा, तो उसके लिए ये हमारे माई बाप का कार्य करती है। यानी कि ये इन जटिल किरणों को, इन हानिकारक किरणों को एक छानने का काम, उसको कम प्रभावित हो हमारे हम जनमानस के लिए, उसका कार्य ये करती है, यानी कि ये फिल्टर का कार्य करती है। लेकिन ये ओजोन बनती कैसे, ये ओजोन बनती भी यही है। इसकी क्रिया विधि यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट परावैंगनिक किरणें जो सूर्य से आती हैं, जो सूर्य से परावैंगनिक किरणें आती हैं और ओजोनोस्फीयर इस लेयर पे पहुंचती हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन के अणु इस यूवी रेज से क्रिया करके O3 यानी कि ओजोन बना देते हैं। ऑक्सीजन के 3 अणु मिलके एक ओजोन का यानी कि एक ओजोन का निर्माण करते हैं और उन्हीं का संगठन ओजोन लेयर कहा जाता है। सोचिए इस क्रिया विधि की वजह से, इस क्रिया की वजह से ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे कहीं भी हम घर्षण करें, हम हाथ को ही बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे घर्षण करें तो कुछ देर बाद हमें गर्मी महसूस होती है, वैसे ही ये है। यहाँ ओजोन के बनने के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा प्रपुष्पित होती है, यानी कि बाहर निकलती है। उस ऊर्जा के बाहर निकलने के कारण ये मंडल यानी कि समताप मंडल धीरे धीरे ये गर्म होता है और गर्म होते होते जो समताप की ऊपरी सीमा होती है वहां जाते जाते ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यानी गर्म होता है तो ये ना समझिए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी कहाँ 100 जाएगा आगे बताएंगे हम। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि जहां से शुरू किया था यानी कि अपने धरातल से, तो इसमें बढ़ा, इसमें घटा, इसमें घटा और इसमें बढ़ा, यानी कि ओजोन के होने के कारण क्रिया विधि बढ़ती है। क्रिया विधि बढ़ने के कारण इसमें तापमान की बढ़ोतरी होती है। और वायुयान प्लेन जिसमें हम सफर करते हैं, ड्राइंग पे न जाइएगा, फीलिंग पे जाइएगा। ये किंगफिशर का नहीं है, समझ लीजिए कि अपना देसी, एकदम खाटी देसी एयर इंडिया का प्लेन है, एयर इंडिया का प्लेन है। हम प्लेन की जो भी उड़ाते हैं वो हम निचले समताप मंडल में ही प्लेन, क्योंकि ये शांत मंडल है, यहाँ कोई भी टर्बुलेंस की घटना नहीं होती, कोई भी बादल नहीं बनते, कोई बर्षण नहीं होता, क्योंकि यहाँ तापमान बढ़ता है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और समझिए कि जो जलवाष्प यहाँ से उठता है, वो जलवाष्प क्षोभ सीमा के क्रॉस होने के बाद समताप में पहुंचता है, तो वहां भी उसको तापमान की बढ़ोतरी मिलती है और वो फिर हल्का होता है। हल्के यानी कि आप बताया हमने, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवाएं चलती हैं, हल्की होंगी हवाएं तो ऊपर उठेंगी और एक जगह आएगा कि फिर वो भारी होंगी, यानी कि फिर उसमें आर्द्रता होगी, फिर वो सतह की तरफ नीचे आएंगी। तो ये यहाँ हल्का होगा और हल्का होने के कारण ये समताप मंडल उसको ऊपर ढकेल देगा, यानी कि समताप की ऊपरी सीमा से ये और ऊपर ढकेल देगा। और जैसे ही ये मध्य मंडल में यानी कि मीजोस्फीयर में पहुंचेगा, वैसे ही आपको एक संरचना देखने को मिलती है, चमकता हुआ बादल, जिसको अंग्रेजी में नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड कहते हैं। यानी कि ये बादल वर्षण तो नहीं करता, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड किस आवरण में आता है, तो आप बता सकते हैं कि ये मध्य मंडल यानी कि हमारे वायुमंडल के मध्य मंडल में आता है। और ये बनता कैसे है, तो बनता वैसे ही है। अब इस मंडल की बात करते हैं तो मध्य मंडल देखते हैं। अब मध्य मंडल में आपको दिख रहा है कि फिर तापमान घट रहा है, यानी कि आप यहाँ तापमान घटा, फिर बढ़ा और फिर घटा, यानी कि फिर ये क्षोभ सीमा वाली संरचना फिर यहाँ देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ कोई क्रिया विधि नहीं होती
और ये क्लाउड यहाँ धूल से मिलके ये जो जलवाष्प है ये यहाँ जो हवा होती है, जो हवा वायु होगी वो बहुत विरल होगी और विरल वायु कभी वर्षण नहीं कराती है, ये ध्यान रखिएगा। सघन वायु ही वर्षण कराती है। इन विरल वायु से बादल की संरचना तो बन जाती है। बादल में हम पढ़ाएंगे कि पक्षाघ बादल क्या होता है, स्तरीय बादल क्या होता है, कपासी में क्या होता है, ये सब जलवायु जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बादलों के बारे में बताएंगे। लेकिन इस बादल को बस ये समझिए कि ये चमकता हुआ बादल, चमकता क्यों? क्योंकि जो यहाँ जो भी संरचना है यानी कि जो भी वायु की विरलता है, वायु के तापमान बढ़ने के कारण, यानी कि इस सीमा से जैसे ही हम ऊपर जाएंगे ये तापमान फिर से घटता जाएगा और घटने के कारण कंडेंसेशन नहीं होगा। तो कंडेंसेशन नहीं होगा तो जो विरल वायु है वो इन जलवाष्प को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी और आकर्षित करने के बाद ये भी दूर दूर रहेगी और उसमें से एक चमक, यानी कि ये ठंडी हो रही है तो एक चमक आती है, एक जैसे बल्ब की तो भांति नहीं कहेंगे लेकिन एक धुंधनुमा संरचना यहाँ बनती है जिसको नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड कहते हैं। फिर घटा टेम्परेचर, 18 किलोमीटर से ऊपर 50 किलोमीटर गए, टेम्परेचर बढ़ा ओजोन के कारण। यहाँ फिर सेम क्षोभ सीमा वाली जो क्षोभ मंडल वाली संरचना थी वो सेम यहाँ तापमान घटता गया। तापमान घटने के कारण ये घटते घटते 1000 डिग्री सेल्सियस पे चला गया। सोचिए यहाँ था 0 डिग्री सेल्सियस, इतनी तेजी से घटा कि ये -1000 डिग्री सेल्सियस चला गया। और दूरी कितनी है? तो महज 30 किलोमीटर की। 30 किलोमीटर में तापमान में इतनी ज़्यादा गिरावट है कि ये -1000 डिग्री सेल्सियस चला गया। और 80 किलोमीटर का जब हम मध्य मंडल को क्रॉस करके, यानी कि हम किसी प्लेन से उड़े तो पहले ठंडी होगी, पहले स्वेटर पहनेंगे, फिर स्वेटर खोल देंगे, फिर स्वेटर पहनेंगे और इस बार तो खुद ही खुल जाएंगे। अभी देखिए कैसे खुलते हैं। तो जब हम आयन मंडल में प्रवेश करते हैं, यानी कि मध्य मंडल से जब हम ऊपर प्रवेश करते हैं तो पुनः तापमान की बढ़ोतरी होती है। और ये तापमान विद्युत आवेशित कण के आकर्षण के कारण जो आयन बनता है, आयन में यानी कि प्लस माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आयन बनते हैं और घर्षण होता है। जैसे हम प्लस माइनस, बिना प्लस माइनस के कोई भी बिजली या फिर कोई भी यंत्र हम नहीं चला सकते। तो यहाँ दोनों घटना एक साथ होती हैं और ये आयन बहुत विरल होता है। जैसे हम किसी प्लेन से यहाँ उड़े, यहाँ तक पहुँचे और हाथ निकालें कि हाय दोस्तों, तो खैर यहाँ विरलता के कारण हमारा हाथ तो बच जाएगा, लेकिन अगर किसी खुदा न खास्ता किसी आयन पे पड़ गया तो फिर हाथ भी चला जाएगा, फिर हम बिना हाथ के वहाँ से आएंगे। तो ये विरल तो होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा विरलता होती है, ये सघन नहीं होते, दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने के कारण इसको आयन मंडल कहा गया क्योंकि यहाँ आयनों का घर्षण, यानी कि आपस में विद्युत आवेशित कण मिलके आयन बनाते हैं और इसी के कारण ये तापमान बढ़ता है, यानी कि ऊर्जा प्रपुष्टित होती है, निकलती है, उसी के कारण ये तापमान बढ़ता है। बढ़ने के कारण ये बढ़ते बढ़ते 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो एनसीईआरटी कहती है कि 400 किलोमीटर ऊंचाई है, लेकिन अभी कुछ वैज्ञानिकों ने शोध कर लिया और कुछ डाटा अभी संशोधित हुए हैं तो हम मानते हैं इसकी 600 से 640 किलोमीटर तक ऊंचाई है। ऊंचाई से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, तो ये ऊंचाई इसकी है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लेयर्स पाई जाती हैं जिसको हम रेडियो वेव्स लेयर कहते हैं, यानी कि जो रेडियो तरंगे, हम जो रेडियो चलाते हैं उसमें से तरंग निकलती है, वो तरंग इन सारे मंडलों को क्रॉस करके आयन मंडल में पहुंचती है और यहाँ 3 लेयर पाई जाती है। वैसे तो 4 लेयर पाई जाती है, ई के बाद D, E, F, G भी पाई जाती है, लेकिन 3 लेयर, मुख्यतः 3 लेयर यहाँ से ये टकरा के ये वापस आती है तो हमें गाने सुनने को मिलते हैं। 98.8 जो भी है FM पे जो भी आता है उसमें सुनने को मिलते हैं। यानी कि ये रेडियो वेव्स और जो टेलीविज़न के जो संचार वेव्स हैं, जब तक हमारे पास कृत्रिम सैटेलाइट नहीं थे तब तक हम इसी का यूज़ करके और रेडियो वेव्स का, यानी कि रेडियो और टेलीविज़न के संचालन का कार्य करते थे। इन्हीं ट्रांसफर्स वेव्स, यानी कि इस लेयर पे जाके ये वेव्स टकराती हैं, टकराने के कारण फिर वापस हो जाती है। कभी कभी रात में यहाँ भी टर्बुलेंस हो जाता है। कैसे? तो रात में ये दोनों लेयर बहुत जटिल हो जाती है, कठोर हो जाती हैं।
तो कभी कभी हम सुनना चाहते हैं 91.5 एफएम, कभी लग जाता है 105 दशमलव कुछ 105 दशमलव कुछ विविध भारती। तो इसी टर्बुलेंस के कारण यानी कि ये रेज यहाँ से गई तो कभी कभी ये वाली जो परत है वो हल्की हो जाती है रात में और ये कठोर हो जाती है, तो कभी अमेरिका का चैनल पकड़ लेगा, कभी यूरोप के किसी कोई चैनल पकड़ लेगी। कभी कभार घटना पहले होती थी, अब तो संचार उपग्रह आ गए, अब तो हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई। और खैर हमारा जो भारत है, आत्मनिर्भर भारत और इसरो का जो कारनामा हुआ है इन पिछले कुछ सालों में वो वाकई में सराहनीय है। इसरो ने हमें उन बुलंदियों तक पहुंचाया है जो टॉप 5 टॉप 4 में हमें ले आके खड़ा कर दिया, और आगे भी हमारा इसरो इतना सक्षम है। अभी चंद्रयान विफल हुआ था, बहुत सी आलोचनाएं हुई, चंद्रयान विफल हो गया। यार जितनी टेक्नोलॉजी में, जितने कम संसाधन में हमारा चंद्रयान जा रहा था, हमारा चंद्रयान सफल लैंडिंग कर रहा था, उतने कम संसाधन में तो हमें नहीं लगता कि इजराइल और अमेरिका जैसे देश एक छोटा सा नैनो टेक्नोलॉजी भी भेज पाएंगे। तो कम लागत में इसरो हमारा बहुत ही एक उम्दा कार्य कर रहा है और आगे भी करता रहेगा और हमें ऐसे ही गौरवान्वित करता रहेगा। तो जब संचार क्रांति आई यानी कि जब संचार उपग्रह छोड़े जाने लगे तो इसकी जो इम्पोर्टेंसी जिसको कहते हैं वो कम हो गई, लेकिन पहले हम इसी से रेडियो वेव्स का संचालन करते थे और सुनते थे गाने। तो ये आयनमंडल के बाद हम बहिर्मंडल में जाते हैं। तो बहिर्मंडल यानी कि अब बाहर, अब ये निर्वात है, इसका कोई आकलन नहीं है ये कहाँ तक है क्या है, क्योंकि ये अंतरिक्ष है। तो इसमें बहुत ज़्यादा घटनाएं नहीं होती। हाँ, संचार उपग्रह इसी में स्थापित किए जाते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये थी। और हाँ, ओजोन के बारे में और एक थोड़ा सा फैक्ट है, जान लें कि ये जो इसकी मोटाई है समताप मंडल की, उसमें ये 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ये पाया जाता है, यानी कि यू संरचना है इसकी, कहीं ज़्यादा घूम गया है कहीं। तो ये जो इसकी जो मोटाई है यानी कि तरंग दैर्ध्य इसको कहा जाता है। तो जो इसकी तरंग दैर्ध्य है यानी कि यू जब संरचना है तो ये जो मोटाई है ये 15 से 35 किलोमीटर और एवरेज ये 22 किलोमीटर पे हमें मिलता है देखने को। और एक सवाल है कि इसका मापन तो हम डॉप्सन से करते हैं, यानी कि डॉप्सन प्रभाव से ओजोन लेयर का मापन करते हैं, लेकिन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा और अगले वीडियो में मैं इसको बताऊंगा अगर सही रहेगा। जिसका सही रहेगा उसका नाम भी मैं यहाँ अपने श्वेत पट में मेंशन करूंगा। डॉप्सन प्रभाव से नापा तो जरूर जाता है, लेकिन कितने डॉप्सन में ओजोन लेयर का मापन यानी ओजोन लेयर कितने डॉप्सन में है वो अनुमानता कितनी है आप बताइएगा। अगले वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ओजोन लेयर परत जो है वो आपको 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे मिलती है और एवरेज 22 किलोमीटर की ऊंचाई पे आपको देखने को मिलती है। ये इसके बारे में हम एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी में पूरी क्लास लेंगे। ओजोन के क्या फ़ायदे हैं, ओजोन कहाँ हानिकारक है, कहाँ फ़ायदेमंद है। यहाँ तो फ़ायदेमंद है, लेकिन जैसे ही धरातल पे आएगी ये हानिकारक हो जाएगी। तो ये कैसे है ये हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में आपको बताएंगे कि ये आखिर कैसे है। तो मोटे मोटे तौर पे एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं इसका कि इसमें 5 मंडल, मुख्यतः 5 मंडल हम पढ़ते हैं अपने वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, जिसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। इसमें बहुत टर्बुलेंस वाला मंडल है। क्षोभ मंडल में तापमान गिरता है, समताप मंडल में फिर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? ओजोन के कारण, क्रियाविधि के कारण। फिर मध्य मंडल में तापमान गिरता है, यहाँ एक नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड पाया जाता है जो यहाँ से जलवाष्प जो ऊपर की तरफ हल्का होने के कारण उड़ के इस मंडल में चला जाता है। तो यहाँ सघनता के कारण यानी कि यहाँ हवाएं विरल हैं, विरल मंडल भी कहा जाता है इसको। और इस विरलता के कारण इसमें जो क्लाउड है वर्षण तो नहीं करती, लेकिन चमकता हुआ क्लाउड का एक संरचना बनती है। उसके ऊपर यहाँ से रेडियो वेव ट्रांसफ़र होती हैं, जो पहले हम रेडियो और संचार, टेलीविज़न, दूरदर्शन देखा करते थे, वो इसी से ट्रांसफ़र करके देखा करते थे। अब तो संचार उपग्रह यहाँ बन गए, GSLV के द्वारा यहाँ छोड़े जा रहे हैं और क्लियरिटी आपको जी सिनेमा ये वो सब मिल रहा है जो भी आप देख रहे हैं। तो ये है वायुमंडल के परत की संरचना कैसे है और क्या है। इसमें एक और आता है कि जब हम इसके ताप की गणना करते हैं, एक फिगर से हम समझ लेते हैं। और हम एक ड्राइंग से इस तापमान के गिरावट और बढ़ोतरी को समझ लेते हैं। तो ये जो मैंने बनाया था मंडल,
अपना मंडल यानी कि अपने गोले का वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में हम इधर मान लेते हैं -100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 0 डिग्री और ये +100 डिग्री सेल्सियस। तापमान क्षोभ मंडल में यहाँ से शुरू होता है और गिरते 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 80 डिग्री टेम्परेचर तक, -80 तक चला जाता है। फिर ये बढ़ता है और बढ़ते 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 ये 100 डिग्री पे चला जाता है। फिर ये घटता है, घटते घटते ये -100 पे चला जाता है और फिर उसके बाद तो फिर तापमान की कोई सीमा ही नहीं होती। तो ये ड्राइंग बनाने का मेरा एक ही मोटो था कि परीक्षाओं में जब आपका लेखन शैली यानी कि जब सब्जेक्टिव परीक्षाएं होती हैं तो इसमें ड्राइंग बना के आप अगर ताप को समझाएंगे तो इससे एग्जामिनर पे अलग प्रभाव पड़ता है। अब आगे हम चलते हैं कि पढ़ तो लिया कि सर वायुमंडल ये है वो है, लेकिन अगर वायुमंडल न होता तो क्या होता? अगर वायुमंडल न होता तो क्या होता, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पहला कारण, अगर वायुमंडल न होता यानी कि ये हमारा गोला और जी के कारण, जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रेविटेशनल के कारण ये हमारी पृथ्वी से बंधा हुआ है, यानी कि जी इसको अपने तरफ संघनित करके यानी कि एकजुट करके अपनी तरफ आकर्षित किए हुए हैं। जी का मान प्रेशर, वायुमंडलीय जो दबाव है यानी कि जी के मान के कारण जो इसका प्रेशर है वो पृथ्वी पे पड़ रहा है। पूरा का पूरा प्रेशर ये पृथ्वी पे पड़ रहा है। ये पहला, वायुमंडल न होता तो पृथ्वी पे पड़ रहा है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि अगर ये दबाव न होता तो फिर हम पानी की भी कल्पना नहीं करते। अगर ये दबाव न होता तो फिर हम जल की भी कल्पना न करते, यानी कि द्रव की भी कल्पना न करते। कोई द्रव नहीं होता। कैसे नहीं होता? इस प्रेशर के कारण, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, जो हम थोड़ा सा साइंस की तरफ आते हैं, हम पढ़ते हैं क्वथनांक और गलनांक, यानी कि बॉइलिंग और मेल्टिंग। बॉइलिंग और मेल्टिंग जब हम पढ़ते हैं तो क्वथनांक हम पढ़ते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल उबलने लगता है। लेकिन यही अगर हम पहाड़ों पे चले जाएं तो मित्र यहाँ तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल बॉयल होने लगता है। तो यहाँ तो हम जानते हैं, हमारे घर में बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि प्रत्येक कीटाणु विषाणु 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने पे मर जाते हैं, यानी कि पीने लायक शुद्ध पानी बनाया जा सकता है। यहाँ तो नहीं बनता है, क्योंकि हो सकता है कि 40 डिग्री में कुछ विषाणु बच जाए जिससे हमें हमारे सेहत को हानि पहुँचे, हानिकारक हो। और एक चीज़, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, कि अगर ये वायुमंडलीय दाब न होता तो हमारा शरीर का जो रक्तचाप है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता। जैसे जैसे ऊपर पर्वत, यानी कि जब हम एवरेस्ट की, जो हमारे एवरेस्ट पे चढ़ने वाले जो भी हमारे माउंटेनियर्स हैं, वो जब चढ़ते हैं तो वहाँ कभी कभी एक घटना देखने को मिलती है कि नाक से उनके ब्लड आने लगता है। इन्हीं वायुमंडलीय दबाव के कम होने के कारण हमारा जो ब्लड का प्रेशर है वो भी इन वायुमंडलीय दबाव के कम होने के कारण डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। और जब ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ब्लड संरचना नहीं करेगा, ब्लड रन नहीं करेगा। तो इससे हमें एक घटना देखने को मिलती है। एक समय ऐसा आता है कि बिना इक्विपमेंट के जाएंगे तो आप खत्म, समझ जाइएगा। तो ये होता है वायुमंडलीय प्रेशर। वायुमंडल अगर न होता तो हमें ये जो प्रेशर है ये न मिलता, यानी कि हम एक गिलास पानी अगर छोड़ते ऊपर से तो या तो वो बर्फ बन जाता या उड़ जाता या वाष्प बन के उड़ जाता। तो इनको डिसबैलेंस ना हो, जैसे चंद्रमा पे जीवन संभव नहीं क्योंकि वायुमंडल नहीं। चंद्रमा में दिन का तापमान तो ठीक है, लेकिन रात में इतना तापमान गिर जाता है कि बहुत विरल, यानी कि बहुत जटिल समस्या हो जाती है। और एक चीज, इस वायुमंडल से ही ग्रीन हाउस प्रभाव की उत्पत्ति हुई है, और ग्रीन हाउस प्रभाव भी उतना ही जरूरी है जितना वायुमंडल जरूरी है।
तो ग्रीन हाउस प्रभाव जैसे कि मैंने पहले चर्चा की थी कि गैसों को यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स और रेज को ये कुछ देर तक रोक के रखता है, जिससे हमारे पृथ्वी का तापमान सामान्य बना रहे और धीरे धीरे हम रात्रि संज्ञा में प्रवेश कर पाए। तो ये हो गया पहला प्रभाव। दूसरा, अगर वायुमंडल न होता तो जितने भी अंतरिक्ष में उल्का पिंड हैं वो जी के कारण आपके पृथ्वी की तरफ आकर्षित होते हैं, और क्या एटम बम और क्या हाइड्रोजन बम और क्या परमाणु बम, ये हर जगह बम्बार्टमेंट कराते हैं, आपको उथल पुथल मचा देते हैं। जैसे ही ये उल्का पिंड बहिर्मंडल से आयनमंडल में प्रवेश करते हैं, घर्षण के कारण ये जल उठते हैं और समताप मंडल आते आते ये समाप्त हो जाते हैं। तो ये एक प्रोटेक्ट करता है, ये हमारा माई बाप है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है। जैसे एक मच्छरदानी मच्छर कीड़े सबसे प्रोटेक्ट करती है, वैसे ये भी एक ऐसी संरचना है जो हमारी पृथ्वी को, हमारे नीले ग्रह को, हमारे गोले को, जिस पे हम जीव जंतु वास करते हैं, मृत्यु लोक को ये प्रोटेक्ट करता है उल्का पिंडों से। और इसके प्रभाव, अगर ये वायुमंडल न होता, अगर ये वायुमंडल न होता तो जो इसमें नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो मात्रा है जिससे हम जीवों को भोजन मिलता है, यानी कि एजेटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, जो इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तोड़ के और पौधों यानी कि पादपों को देते हैं, पादप हमें प्रोटीन में बदल के हमें भोजन के रूप में देते हैं, जिससे हमारी जीविका चलती है, हम जीव जंतु को भोजन प्राप्त होता है। जरूरी नहीं है कि नाइट्रोजन का अवशोषण ही करते हैं, ये ऑक्सीजन का भी अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस भी करते हैं, छोड़ते भी हैं। इन्हीं की वजह से, इन्हीं साइनोबैक्टीरिया की वजह से, इन्हीं राइजोबियम की वजह से, इन्हीं एजेटोबैक्टर्स की वजह से हमारे धरती पे ऑक्सीजन की संभावना हो पाई है। तो ये है वायुमंडल न होने के प्रभाव। वायुमंडल न होता तो जो सूर्य ताप है, वायुमंडल न होता तो जो सूर्य ताप है, यानी कि यह सूर्य जो किरणें आ रही हैं वो किरणें डायरेक्ट हम तक पहुंचती, और वही जैसा कि मैंने बताया विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियां लेके हमारे पास आती, और इतनी ज़्यादा ये जटिल होती, कठोर होती, इनमें इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती कि शायद हम इसे संभाल ना पाते। और सबसे बड़ा ओजोन परत जो है हमारे वायुमंडल में, वो इनके अवरोधक के रूप में कार्य करता है, कुछ और आयन मंडल भी इनके अवरोधक के रूप में कार्य करता है। तो अगर वायुमंडल न होता तो हम पृथ्वी पे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे कहने का मतलब, कंक्लूजन यही है कि अगर एटमॉस्फेयर, वायुमंडल न होता, ये संरचनाएं न होती, तो हम पृथ्वी पे जीवन की कल्पना नहीं कर पाते। तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आज आपने वायुमंडल को अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा। जटिल कॉन्सेप्ट है, और जटिल कॉन्सेप्ट होने के कारण ये थोड़ी सी जटिलता रहता, हमें भी समझने में बहुत जटिलता लाया था। तो ये जटिल कॉन्सेप्ट है, मुझे उम्मीद है कि मेरे समझाने के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे। तो ये वायुमंडल की संरचना थी, और आगे हम इसके ताप के इन्वर्स रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पृथ्वी का एल्बिडो कितना है, क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए। और एक आज मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि हमारे YouTube जो चैनल है उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगी टेलीग्राम की, फेसबुक की, उसको प्लीज़ लाइक करिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक करिए, हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिस पे आपको नए नए इनिशिएटिव के क्वेश्चंस, PDFs, आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी हमें आप लोगों के लिए सार्थक लगेगा उसको हम शेयर करते रहेंगे। और अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें, और वीडियो को अच्छे से देखें और उसको समझें। ऐसे ही जुड़े रहिए, बने रहिए, और आप हमें ऊर्जा दे रहे हैं, वही ऊर्जा का परिणाम है कि हमारी क्लासेस दिन पे दिन और बढ़ती जा रही है, और मैं इसको बढ़ाऊंगा और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और इसी के साथ
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोविड-19 का पैर और फैलता जा रहा है। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, नो मास्क तो बाहर ना जाइए, सैनिटाइज करते रहिए अपने आप को, और इस महामारी से हम मिलजुल के लड़ें। इसी के साथ आज के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।